ठीक है, तो हम चलते हैं आगे। तो इसमें वो क्या कहता है कि अगर हम इक्विलिब्रियम पर कोई चेंज करेंगे तो वो उस चेंज को अपोज न्यूट्रलाइज कर देगा। सिंपल देसी भाषा में कहें तो वो उस चेंज को न्यूट्रलाइज कर देगा कि चेंज खत्म हो जाए। जैसे एक आदमी रस्सी पे खड़ा हुआ है और हम उसको आगे से धक्का दें तो वो किधर भागेगा आदमी? नहीं, आगे की साइड पर। उस इफेक्ट को न्यूट्रलाइज, जैसे हम तेरे को धक्का दे तो तू हमको धक्का दे कि जो प्रेशर हम लगा रहे हैं वो न्यूट्रलाइज हो। तो हम देख रहे हैं, अरे आवाज आने लगी क्या हर्षित? आ रही है सर। ठीक है, लिखो भैया, सबसे पहले लिखो कॉन्सेंट्रेशन का इफेक्ट। किसका इफेक्ट? कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन को हिंदी में कहते हैं सांद्रता। ठीक है, तुम मत लिखना हिंदी, नहीं तो सब चकरा जाओ, जो दो चार लाइन आती है वो भी भूल भाल जाओ। ठीक है, देखो कॉन्सेंट्रेशन में फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, अगर हमें रिएक्शन आगे ले जानी है, कहां ले जानी है? आगे। ऐड रिएक्टेंट, रिएक्टेंट को ऐड कर दो एंड रिमूव प्रोडक्ट। क्लियर? प्रोडक्ट को मिला दो, सॉरी हटा दो और रिएक्टेंट को ऐड कर दो। क्लियर? और अगर बैकवर्ड ले जानी हो योग्यता तो बैकवर्ड ले जाने के लिए किसको? ऐड, ऐड प्रोडक्ट, ठीक है ना, और रिमूव, रिमूव रिएक्टेंट। नहीं सही लिख, हम गलत क्यों लिख? वो देख लेते हैं, ऐड रिएक्टेंट रिमूव प्रोडक्ट सही है एकदम 100% राइट। तो सर रिएक्टेंट ऐड करेंगे तो बैकवर्ड जाएगी ना प्रोडक्ट को बढ़ाने के लिए? है क्या कह रहा है? रिएक्टेंट अगर ऐड करेंगे हाँ हाँ फॉरवर्ड ही जाएगी। सही है सर। हाँ, नहीं हम तो सही है, हम गलत क्यों लिखे? हम तो गलत लिखते ही, हम इसलिए गलत नहीं लिखते, अगर हमें गलत लिख देंगे तो हमें ही को तो ठीक करना पड़ेगा है, तो हम ही को काट काट पीट के नया करना पड़ेगा। तो बढ़े आगे, देखें जी। इसका एग्जाम्पल चेक करें। तो हम चलते हैं और देखते हैं इसका एग्जाम्पल। इसका एग्जाम्पल हमारे पास ये है, हमने CO ले लिया, H2O गैस ले लिया, और ये भी गैस है, और ये कन्वर्ट हो गया CO2 में, और ये भी गैस है, और H2 बन गई ये भी गैस। क्लियर? अगर हम इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड ऐड कर दें तो रिएक्शन किधर जाएगी? फॉरवर्ड। अगर H को ऐड कर दे तो फॉरवर्ड जाएगी। लिख लो CO ऐड, लिख लो पहला, अगर CO ऐड करें तो हर्षित किधर जाएगी? फॉरवर्ड। है, फॉरवर्ड जाएगी। तो CO ऐड करें तो फॉरवर्ड, हाइड्रोजन रिमूव कर दें तो फॉरवर्ड। तो भी फॉरवर्ड। ऊपर वो पड़े, ठीक है ना। अगर H2 ऐड कर दे तो बैकवर्ड। बैकवर्ड, बैकवर्ड जाएगी। ठीक है, कोई डाउट? नो। हम अगला इफेक्ट देखेंगे टेम्परेचर का। कौन सा? टेम्परेचर का।
टेम्परेचर ये है कि अगर सर्दियां पड़ रही हो तो हीट ज्यादा होनी चाहिए या कम, ज्यादा। ठीक है ना। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए, एंडोथर्मिक का मतलब होता है ऊष्मा शोषी, तो एंडोथर्मिक के लिए टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, हाई। हम्म, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, टेम्परेचर लो होना चाहिए, ठीक है। लिख डालो पहले तो। अगर फॉरवर्ड पर करानी है, हमारा है अगर क्या, फॉरवर्ड करानी है तो ना। नहीं ऐसा कोई टेम्परेचर गलत वो है कि फॉरवर्ड करानी है, या आपको ऐसे याद होना चाहिए कि इसमें हम ये कर दें तो रिएक्शन किधर जाएगी, फॉरवर्ड की कंडीशन इसमें नहीं होती। ओके, अगर हम लिखा देंगे कि इससे ये होता है तो तू डूब जाएगा, या 2 मिनट रुक जा, फिर शायद कोई डाउट क्रिएट होगा तो हम बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। 2 मिनट रुक जा फिर बता दे। अब यहाँ पे जो डिफिकल्ट टास्क है कि हमें पेपर में खुद ही डिसाइड करना पड़ता है कि ये एक्सो है कि एंडो है। तो ये कैसे डिसाइड करेंगे कि ये एक्सो है कि एंडो है, तो ध्यान से देखना नोट। ऑल फॉर्मेशन आर एक्सोथर्मिक, जिसमें भी कोई सब्सटेंस बन रहा होगा वो कैसी होंगी, एक्सोथर्मिक। सिर्फ 3 रिएक्शन ऐसी हैं, सिर्फ 3 जो एंडो है, सिर्फ 3। तो ध्यान से देखना, पहली रिएक्शन जिसमें HI का फॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन ये कैसी है, एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक। दूसरी रिएक्शन N2 और O2 की जब रिएक्शन करा के 2NO बनाते हैं तो ये भी कैसी है, एंडो। एंडोथर्मिक। और जब हम ऑक्सीजन से ओजोन बनाते हैं तो ये भी कैसी है, एंडोथर्मिक। इन तीनों को अगर बनाने की बात कहेगा तो एंडोथर्मिक, बाकी किसी को भी बनाए तो कैसी, एक्सोथर्मिक। और इसमें भी ये वाली इंपॉर्टेंट है, ये एंडोथर्मिक में हाई टेम्परेचर और उसमें एक्सो में लो है, समझ नहीं आया। अभी बता दो। अभी हम थ्योरी लिखा रहे हैं, अभी हम क्वेश्चन नहीं करा रहे। क्या है कि जब तक आपको इंफॉर्मेशन ही नहीं होगी तो आप करोगे कैसे या समझोगे कैसे। तो ये 3 रिएक्शन रटनी पड़ेंगी, लिख लो बॉक्स में बंद कर कर, याद रखनी है। अगर ये याद नहीं होंगे आप क्वेश्चन कर नहीं पाओगे, और ये बीच वाली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखना, मैं यहां पर एक इक्वेशन लिख रहा हूं, SO2 प्लस O2 और इसने 2SO3 दिया, तो बताओ कैसी होगी, एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक। ठीक है ना। और ये भी कैसी होगी, और ये दोनों ही 12th क्लास में है, ये दोनों ही 12th क्लास के पी ब्लॉक में पाई जाती हैं, दे आर फाउंड इन पी ब्लॉक 12th क्लास, क्लियर। अब इतना तो लिख लो पहले। अब सारे फॉर्मेशन एक्सो होते हैं तो सारे डिसोसिएशन कैसे होंगे हर्षित, सारे एंडोथर्मिक। एंडोथर्म, इनको छोड़कर ये 3 ही तुम्हारे जीवन में लोचा करेंगी। इन 3 का डिसोसिएशन एंडोथर्म नहीं, एक्सो हो जाएगा, ठीक है ना। तो लिख लो। तो अब कुल मिला के आपको ये 3 याद होना, 3 को याद होना बेहद जरूरी है अगर आप चाहते हो कि आप किसी मरीज को स्टेथोस्कोप लगा सको, असली वाला, असली में। स्टेथोस्कोप तो हम भी लगा सकते हैं, हमारे पास है, हम लगाते भी हैं, पर छुप के लगाते हैं, हर आदमी के नहीं लगा सकते। बड़े अब ध्यान से देखना भैया, SO2 प्लस O2 की रिएक्शन हुई, 2SO3 बन गया,
डेल एच की वैल्यू वो लिख दे तो अच्छी बात है, नहीं लिखे तो कोई बात। अब ये कैसी रिएक्शन है? नेगेटिव में एक्सोथर्मिक। एक्सो है ना, तो हीट निकल रही है इसमें। अगर हम इसका टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो ये रिवर्ट चलने लगेगी, ये रिएक्शन। निकल रही है तो मतलब हीट दे रही है हीट, हाँ, और हीट बढ़ाएंगे तो पीछे पीछे जाएगी। तो एट हाई टेम्परेचर, बताओ हाई टेम्परेचर पे क्या होगा? एट हाई टेम्परेचर SO3 लेस फॉर्म, ओके, मतलब बैकवर्ड जाएगी। हाँ, अब अगर लो टेम्परेचर होगा तो बताओ क्या होगा? मोर SO3 फॉर्म, ज्यादा SO3 बनेगी। क्लियर? या फिर रिएक्शन कहाँ जाएगी? फॉरवर्ड। फॉरवर्ड जाएगी। और अगर हमने टेम्परेचर हाई कर दिया तो बैकवर्ड जाएगी। क्लियर? अब मोस्टली जब भी टेम्परेचर का क्वेश्चन आया है तो वो इसी में पूछा गया है कि एनो बनाने के लिए टेम्परेचर कैसा होना चाहिए? नहीं, फॉर एनो फॉर्मेशन है हाई होना हर्षित। तो हाई होना क्योंकि ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है, और ये बात घर से याद होनी चाहिए, लो होना चाहिए। एंडोथर्मिक है, पहली बात ये समझ आती है। हाँ, अब एंडो के लिए टेम्परेचर देख ऊपर क्या लिखा हो, ठीक है ना? तो आंसर क्या होगा? एट हाई टेम्परेचर मोर एनो फॉर्म, ओके, ज्यादा एनो बनेगी। और टेम्परेचर से आई तो यही आएगी, सिर्फ ये। समझ नहीं आया। भाई जब एनो बनाते हैं तो हीट एब्जॉर्ब होती है, तो कैसी रिएक्शन हुई? अब तुझे ये बात याद रखनी पड़ेगी, एंडो के लिए टेम्परेचर कैसा चाहिए? ये वो क्यों बस उसको है चाहिए? क्यों? भाई, इसको ये हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, हाँ तब हो रही है रिएक्शन। हाँ, तो जब तू हीट बढ़ाएगा तभी तो होगी। ओके, देख क्या है, सुन फिर से पढ़ने का, नीट पढ़ने का कंसेप्ट बता रहे हैं, तो खूब दिमाग चला ले, एंड में याद रख। एंड में याद ही रखियो। एंड में वहां मत ये मत कहियो कि ये ऐसे करूंगा तो ऐसे हो जाए, कुछ काम नहीं आएगा वहां। फाइनली बता रहे हैं तेरे को, चाहे फिजिक्स हो और चाहे केमिस्ट्री हो, खूब दिमाग चला ले, ऐसे क्यों हुआ वैसे क्यों हुआ। फाइनली एंड में मुंह से एक लाइन निकलनी चाहिए, ये होता है तो ये होता है, तो जीतोगे और नहीं तो हार जाओ। ठीक है ना? चार चार सब्जेक्टों के 120 चैप्टर को समझ के करना संभव नहीं। जरा सा दिमाग हिल गया ना तो नीट की कुर्सी हिल जाती है एक क्वेश्चन में। नीट की कुर्सी के लिए 10-5 क्वेश्चनों की जरूरत नहीं होती। नीट के क्वेश्चनों के लिए सिर्फ अगर टीचर ने एक क्वेश्चन ठीक करा दिया तुम्हारा तो डॉक्टर, और आप अगर इस लायक नहीं हो तो वैसे भी नहीं होने वाला। टीचर कितनी दम लगाएगा। कुछ बेसिक रूल है नीट में सिलेक्शन के, क्यों आपके मेरिट हाई जाती, तो अब तुम सोचो टीचर तुमको 0 से ऊपर ले जाएगा, पॉसिबल नहीं। हटा दे। क्लियर? अब देखो अगला PCl5, बताओ हाई टेम्परेचर पे क्या होगा? हाई टेम्परेचर पर आगे फॉरवर्ड बढ़ेगी। रिएक्शन होगी, फॉरवर्ड रिएक्शन होगी, ज्यादा PCl5 टूटेगी, क्योंकि टूटना एंडोथर्मिक प्रोसेस है, टूटना एंडोथर्मिक प्रोसेस। ये तो एक्सोथर्मिक है ना। कैसे पता लगा? PCl5 टूट रही है ना,
डिसोसिएशन में हमेशा प्रोडक्ट ज्यादा होते हैं, ये 10th क्लास में 9th में सिखाते। तो आपने जो बताया ना खाली 3 रिएक्शन ही एंडोथर्मिक है। फिर से सुन, सारे फॉर्मेशन एक्सोथर्मिक है, सिर्फ इन 3 सब्सटेंस का फॉर्मेशन एंडोथर्मिक। अब सारे डिसोसिएशन एंडोथर्मिक है, इन 3 सब्सटेंस को अगर तू तोड़ेगा तो एक्सोथर्मिक। तो एक्सोथर्मिक। अच्छा, तो ये एंडोथर्मिक हो गया। ठीक है ना। तो अब देखो ये डिसोसिएशन है ना, तो डिसोसिएशन एंडोथर्मिक होता है, और एंडोथर्मिक की तरफ ले जाने के लिए टेम्परेचर हाई होता है। तो नीचे लिख लो, एट हाई टेम्परेचर, एट हाई टेम्परेचर more PCl5 dissociated. Clear? Yes, sir. तो टेम्परेचर क्लियर? अरे टेम्परेचर क्लियर कि नहीं? Yes, sir. हम चलते हैं, अब हम चलते हैं प्रेशर की तरफ। ठीक है, प्रेशर की तरफ। ठीक है ना, हमने कभी बॉयल्स का लॉ पढ़ा है क्या? बॉयल्स कहता है प्रेशर वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्लियर? और एवोगैड्रो कहता है वॉल्यूम और मोल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते। ठीक है, क्लियर? प्रेशर वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और वॉल्यूम मोल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर हमने प्रेशर बढ़ा दिया, प्रेशर बढ़ा दिया तो मोल क्या हो जाएंगे? कम। तो रिएक्शन उधर जाएगी जिधर मोल क्या होंगे? कम। कई बच्चे इसको ऐसे रट लेते हैं, हाई प्रेशर पे फॉरवर्ड जाती है, लो पे बैकवर्ड जाती है। जिस बच्चे ने मुंह से लाइन बोली कि हाई प्रेशर पे फॉरवर्ड जाती है, समझ लो डूबेगा पक्का। और हर्षित बहुत बोलता है ऐसे। ठीक है ना, यहाँ कोई फिक्स नहीं है कहाँ जाएगी, उधर जाएगी जहां पे मोल कम होंगे। तो हम यहाँ लिख रहे हैं अब कंडीशन। बताओ भैया हर्षित, हाई प्रेशर पे किधर जाएगी, फॉरवर्ड या बैकवर्ड? जहाँ जहाँ मोल कम होंगे उस डायरेक्शन में। जहाँ मोल कम होंगे, यही याद रखना तो बचोगे, और नहीं तो ठीक है ना। हाई प्रेशर पे किधर जाएगी? जिधर मोल, हिंदी में ही लिखते हैं, Okay. जिधर मोल, अरे नहीं, इतनी भी हिंदी नहीं लेस हो। क्लियर? अब इसको देख लो, फोटो खींच लो दिमाग में। आता है दिमाग में फोटो खींचना? फोटोजेनिक मेमोरी बनाओ। अब बताओ लो प्रेशर पे किधर जाएगी? लिखो। Okay. एक बात पक्की अगर आपने याद करी है तो वो आपको दूसरी जगह भी फायदा देगी। तो जिधर मोल कैसे हो, मोर हो। हिंदी में हम उसको लिखाते हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, इफ मोल इक्वल नो इफेक्ट, इफ मोल इक्वल, अगर दोनों तरफ मोल इक्वल है, और मोल तब इक्वल होते हैं जब डेल्टा एनजी कैसा होता है? डेल्टा एनजी होता है 0। ठीक है, क्या हो? तो नो इफेक्ट। ओके, ठीक है। बढ़े क्या आगे? पक्की बात? Yes, sir. तो बताओ भैया, हाई प्रेशर पे ये रिएक्शन किधर जाएगी? Backward.
हाई प्रेशर पे मुंह से लाइन निकलनी चाहिए क्या, जिधर मोल जिधर कम हो। मोल कम हो, ठीक है ना। मोल किधर कम है, तो बैकवर्ड जाएगी। पहले बैकवर्ड बोल दिया डूब गए, कहीं ना कहीं तो डूबोगे। तो आपके मुंह से बैकवर्ड नहीं निकलनी चाहिए प्रेशर में। प्रेशर में मुंह से निकलनी चाहिए जहां पर मोल ज्यादा हो। तो लिख लो एट हाई प्रेशर, एट हाई प्रेशर बैकवर्ड रिएक्शन टेक प्लेस। हाई प्रेशर पर बैकवर्ड रिएक्शन होगी, PCl5 कम टूटेगी। ओके, क्योंकि हमें नहीं पता वो क्या पूछने वाला है हमसे। वो हो सकता है वो कह दे हाई प्रेशर पे PCl5 ज्यादा टूटेगी कि कम। कैसे टूटेगी, कम। कम टूटेगी, ठीक है ना। अगला देखना, बताओ। नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर। परफेक्ट। तो अब प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मोल इक्वल है। लिखो एग्जाम्पल, नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर। क्यों, रीजन जरूर लिखना। नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर बिकॉज मोल्स आर इक्वल। प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि दोनों तरफ मोल्स बराबर हैं। बराबर नहीं, बराबर हैं। आगे बढ़े। अगला एग्जाम्पल हमारे पास ये है, बताओ भैया हाई प्रेशर पे क्या होगा। हाई Forward. प्रेशर पे रिएक्शन फॉरवर्ड होगी, मोर अमोनिया बनेगी। क्यों, मोल कम है। मोल कम है, लिख लो। एट हाई प्रेशर मोर अमोनिया फॉर्म्ड, ठीक है। क्लियर। अगर हर्षित हम इसमें कैटालिस्ट मिला दें, क्या मिला दें, कैटलिस्ट। आयरन मिला दिया, तो अब बता किधर जाएगी, फॉरवर्ड बैकवर्ड। प्रेशर हाई है क्या? नहीं, कि सिर्फ कैटालिस्ट डाला है हमने। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस इक्विलिब्रियम जल्दी आ जाएगा। बच्चे ने सही बोला है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इक्विलिब्रियम जल्दी आ जाए। तो लिख लो, अगला फैक्टर का नाम है क्या, कैटालिस्ट। और कैटालिस्ट क्या करता है, नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट नहीं। पहले लिख तो सही। कैटालिस्ट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब बच्चे क्या है, इसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं कि ऐसा क्यों, तो बताते हैं। कैटालिस्ट नहीं डालेंगे तो काम 1 घंटे में होगा, और कैटालिस्ट डाल दिया तो 15 मिनट में हो जाएगा। जाएगी आगे अगर कुछ प्रोडक्ट उतना ही बनेगा। मतलब अगर टीचर कैटालिस्ट की तरह है तो बच्चा तो उतना ही सीखेगा, बस जो वो 4 दिन में सीखेगा वो 4 मिनट में सिखा सकता है, सीखेगा फिक्स। और यही फैक्ट बात है, यही फैक्ट बात है। तो टीचर का असली काम ये है कि जो काम आप 4 दिन में कर पा रहे थे, टीचर उसको 4 मिनट में करना सिखा देगा। पर तुम सोचो, टीचर करना भी सिखा दे और टाइम भी घटा दे, एक ही काम कर सकता है वो। एक ही क्लास में सबके लिए अलग अलग हो सकते हैं, पर बच्चा कौन सा है, ये बात अगर तुम्हें पहले से पता होगी तो हम कोई 2 अच्छी बात बताएं, उससे आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। आपको कुछ नहीं आता तो आप कुछ सीख जाओगे, पर दोनों काम कभी नहीं होंगे। बहुत कम बच्चे होते हैं जो दोनों काम कर पाते।
अब देखो आगे आई इनर्ट गैस, कौन सी आई? इनर्ट। हाँ, इनर्ट गैस दो अलग अलग कंडीशन पे ऐड की जाती है। पहली कंडीशन का नाम है कांस्टेंट वॉल्यूम और दूसरी कंडीशन का नाम है कांस्टेंट प्रेशर। ओके, कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट वॉल्यूम पे कोई भी इफेक्ट नहीं होता, कांस्टेंट वॉल्यूम पर नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट नहीं होगा। क्लियर? कांस्टेंट प्रेशर पे उधर जाएगी जिधर मोल्स ज्यादा होंगे। कांस्टेंट प्रेशर पर इनर्ट गैस किधर भेजेगी? जिधर मोल्स ज्यादा। तो हम बच्चे से कहते हैं इतनी क्यों दिमाग चलाता है, सीधे सीधे रट ले, क्या लो प्रेशर के साथ इस्तेमाल होती, बात ही खत्म। ठीक है ना? तो इसके साथ में ब्रैकेट में लिख लो कब इस्तेमाल होगी, लो प्रेशर के साथ, क्योंकि हाई पे रिएक्शन उधर जाती है जिधर मोल्स कम होते हैं और लो पे किधर जाती है, इधर मोल ज्यादा होते हैं। ये भी उधर ही भेजता है। तो आप दो दो फैक्टर याद करने से बच जाओगे। ठीक है ना? क्लियर? अब हमारे फैक्टर हो गए खत्म। तो अब हम करते हैं कुछ ज्ञान की बात। देखो, ये हमारा 2SO3 है और 2SO3 की रिएक्शन नहीं 2SO2 है और हमने इसकी रिएक्शन O2 से कराई, 2SO3 बन गया। लिखो SO3 फॉर्मेशन की फेवरेबल कंडीशन लिखो, SO3 फॉर्मेशन की फेवरेबल कंडीशन लिखो और इन पॉइंट्स पर लिखेंगे हम हाई टेम्परेचर, हाई नहीं टेम्परेचर, दूसरा प्रेशर, तीसरा कॉन्सेंट्रेशन, चौथा कैटालिस्ट, पांचवा इनर्ट गैस, पांचवा इनर्ट गैस। तो सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा कि एक्सो है कि एंडो। एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक। तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो बताओ एक्सोथर्मिक के लिए टेम्परेचर कैसा? लो। लो, लिख दो लो। अब प्रेशर को देखकर बताओ प्रेशर कैसा होना चाहिए? हाई। हाई। रिएक्टेंट डालते रहो, प्रोडक्ट को निकालते रहो। लिख लो। अगर ऐसे बोलोगे तो चौकीदार जरूर बन जाओगे, कुछ बन ना पाए तो। रात को रोड पे चिल्लाते रहोगे, जागते रहो। तो रिएक्टेंट डालते रहो और प्रोडक्ट को निकालते रहो। अगर हमने प्रोडक्ट नहीं निकाला, इसीलिए कहते हैं कि आप जो सीख रहे हो वो दूसरे बच्चों को बताते रहो, नहीं तो आप इक्विलिब्रियम में आ जाओगे बहुत जल्दी। और जैसे इक्विलिब्रियम में आ जाओगे, आप जितना पढ़ोगे उतना ही भूल जाओगे। तो अब या तो क्वेश्चन करो, अपने ज्ञान को वहां निकालो, और नहीं तो दो चार बच्चे किराए पे लो, और नहीं तो क्या है, फोन आते हैं ना मार्केटिंग कंपनी वालों के, तो सबसे पहले उनको सुनाओ, जो भी फोन आए पहले उसको सुनाओ कि हाई प्रेशर पे उधर जाती है जिधर मोल्स कम होते हैं। तो कम से कम तुम्हारा नंबर तो वो लिस्ट से हटा ही देगा। सही है कि नहीं? यार दोस्तों के फोन आते आते ही सबसे पहले दो बातें सुनाओ उसे, 4 दिन में सारे फोन बंद। तो फलाना बच्चा तो पागल हो गया। कैटालिस्ट नो इफेक्ट,
मार्कर। कैटालिस्ट और इनर्ट गैस डाले या नहीं? नहीं। नहीं डाले। ठीक है, कोई डाउट है तो पूछ लो इस। अब हम कुछ ट्रिकी क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो हटाएं क्यों। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये है, ये लिक्विड नहीं सॉलिड और ये है लिक्विड, मतलब ये कौन है? आइस। अगर प्रेशर बढ़ा दे तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी या बैकवर्ड? हाँ, हाई प्रेशर पे क्या होगा? आइस मेल्ट ज्यादा होगी या कम? तुम्हारे सामने अब तू टूटने वाली चॉइस तो है नहीं। अपनी चॉइस तो डाल नहीं सकती। वो पूछ रहा है हाई पे आगे या पीछे, कहाँ? इसने तो कह दी भैया आगे जाएगी। दिल से बताया है दिमाग से? ये भी बता दे। नहीं मतलब वो उस पे प्रेशर डालेंगे तो वो हीट जनरेट होती है। प्रेशर से हीट जनरेट होती है। अरे वो भाई इस बच्चे ने बताया कि जब हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो हीट जनरेट होगी। मतलब अगर तुझे आइस के ऊपर बिठा दे तो प्रेशर तो बढ़ गया, तो बता हीट जनरेट होगी या नहीं? तो ध्यान से देखना, हमने कभी 11th क्लास में पढ़ा होगा किसका वॉल्यूम ज्यादा होता है, आइस का या वाटर का? अब यहाँ कोई साइंस नहीं आइस है, का। याद। आइस का वॉल्यूम ज्यादा होता है, तो V1 ज्यादा है V2 से। और एवोगैड्रो ने हमको बताया कि वॉल्यूम मोल के बराबर होते। वॉल्यूम मोल के, तो इसका मतलब किसके मोल ज्यादा है? आइस के। अब हाई प्रेशर पे रिएक्शन किधर जाती है? जहाँ मोल कम होते हैं, तो बहुत कम रिएक्शन होता है। कहाँ जाएगी? फॉरवर्ड जाएगी। फॉरवर्ड। मतलब आइस ज्यादा मेल्ट हो, आइस ज्यादा मेल्ट। तो लिख लो डायरेक्ट कंक्लूजन, एट हाई प्रेशर मोर आइस मेल्ट। ठीक है ना। एक आइस की हमारे पास स्लैब है, एक आइस की हमारे पास स्लैब है। उसमें एक पे तो हम आराम से लेटे हुए, एक पे हम आराम से बैठे हुए आलती पालती मारकर, और तीसरे पे एक टांग से खड़े हुए। तो बताओ कौन सी आइस जल्दी मेल्ट होगी? हाँ आराम से, एक टांग पे शंकर जी की तरह खड़े हुए। किसमें? तो है भैया, देखो तब तक सोच। एक बच्चे ने कहा है भैया शंकर जी की तरह खड़े होने से आइस ज्यादा मेल्ट होगी। एरिया कम में प्रेशर ज्यादा लगेगा। हाँ सही कह रहा है। जिसमें वो एक टांग पे खड़ा होगा तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया होता है। ठीक है ना। तो शंकर जी एक टांग पे ऐसे ही नहीं खड़े हुए, उसी प्रेशर से आइस मेल्ट होती है और गंगा बनती है। मुर्दा जब मर जाता है तो उसको लिटा के रखते हैं कि आइस कम मेल्ट हो। अगर 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 खड़े रखने से ज्यादा कम आइस मेल्ट होती ना तो डेफिनेट मुर्दे को खड़ा रखते।
कि दर्शन के लिए खड़ा कर रखा है। कहते तो इसलिए कि सब जने अच्छी तरह दर्शन कर ले, इसलिए खड़ा कर रखा है, पर लॉजिक ये होता कि आयुष देर तक चलेगी। नहीं, पहले तो रखते हैं ना, अगर डेड बॉडी को कुछ टाइम तक रखना हो। हाँ, ठीक है। अब बताओ इनमें से सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी है? ये पहले फिजिक्स की बुक का क्वेश्चन था, बर्फ नहीं है। अब ये ऐसे ही पलंग पे गए। हाँ, कॉमन सेंस से भी बता सकते हो और साइंटिफिकली भी बता सकते हो। तभी लेट के पढ़ता होगा तू। ऐसे स्टोर एनर्जी तो उसकी ज्यादा है। एनर्जी पूछ रहे हैं, तू डेफिनेट लेट के ही पढ़ता होगा। अब स्टोर एनर्जी तो उसकी ज्यादा है। नहीं, उसमें Potential। अबे उसमें एनर्जी ज्यादा है। वो भी खड़ा ही हुआ है, नाच नहीं रहे हो। क्या होता है, हमारी एनर्जी बैकबोन में चलती है। कहाँ पे? जब हम लेट के पढ़ते हैं तो देखो हम अर्थ के कितने कांटेक्ट में हैं। जब हम थोड़ा सा बेंड होकर पढ़ते हैं और जब हम सीधी कमर करके पढ़ते हैं तो एनर्जी का लॉस किसमें ज्यादा होता है? लेट वाले में। इसलिए जब हम लेट के पढ़ते हैं तो थोड़ी देर बाद किताब ऊपर होती है, हम नीचे होते हैं। इसलिए पुराने लोग कहते थे सीधी कमर करके पढ़, और आजकल के बच्चे सीधी कमर करके बैठने ही नहीं जानते। जरा सी देर बैठते और फट से कमर लिटा के। ओके, तो इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा है। ठीक है। और अगर ये उल्टा लेटा हुआ होता तो सर के बल, टांगे ऊपर, तब और ज्यादा हाईली एनर्जेटिक होता, क्योंकि एनर्जी तो नीचे से लॉस्ट होती है, खोपड़ी से एनर्जी लॉस्ट ही नहीं होती। मतलब शीर्षासन कर रहे होते तो। आगे बढ़े। अब देखना कुछ और चैप्टर से रिलेटेड इक्विलिब्रियम। ये हमारा येलो कलर का होता है। कैसा होता है? ये डी ब्लॉक से रिलेटेड है। क्लियर? जब हम इसमें एसिड डालते हैं, क्या डालते हैं? एसिड, तो ये डाइक्रोमेट में कन्वर्ट हो जाता है और इसका कलर ऑरेंज हो जाता है। कैसा? और जब इस डाइक्रोमेट पर OH डालते हैं, बेस डालते हैं, तो ये येलो में कन्वर्ट हो जाता है। पहले इतना लिख लो। अरे ऑनलाइन वालों, आवाज आ रही है क्या? जी सर। तो पहले तो इसे कॉपी मार लो। अब हर्षित बताएगा किस पीएच पर इसका इक्विलिब्रियम आ जाता है। हर्षित 4। तो दो बच्चों ने बिल्कुल सही बताया है, pH 4 पर इनका इक्विलिब्रियम आ जाता है। ठीक है ना? तो एसिड में कैसा रंग होता है? ऑरेंज। और बेस में येलो। और 4 pH पर दोनों कलर होते हैं। अब pH अगर 4 से ज्यादा हुई तो कैसा कलर होगा? दोनों एक दूसरे में चेंज हो जाते, न्यूट्रल कलर क्या बोलते हैं उसको, टेक्निकल लैंग्वेज। तो pH 4 के ऊपर कैसा कलर होगा? येलो। और pH 4 के नीचे, और pH 4 के नीचे ऑरेंज। क्लियर? लिख दो। हाँ, ये याद, ये एक्सपेरिमेंटल फैक्ट। ये हम डी ब्लॉक पढ़ते हैं ना, तो डी ब्लॉक में सीखते हैं। तो यही तो पढ़ाई है। तुम्हारे में और हमारे में क्या फर्क है? तुम ज्यादा पढ़ने में विश्वास रखते हो, तुमको ऐसा टीचर अच्छा लगता है जो तुम्हें बहुत खूब एक टॉपिक को चीर फाड़ करके रख दे। हम कहते हैं वो काम ही नहीं आता। अच्छी पढ़ाई ये है कि हमको
इससे रिलेटेड पूरी किताब में जो कुछ भी है सब आना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं कर पाते तो हम डेफिनेट डूब जाएंगे। हमें उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अच्छा, हाई मुझे वो बताएगी इंफॉर्मेशन नहीं, खोलना। लो लेवल की इंफॉर्मेशन। तो पीएच अगर बिलो होगा तो और एसिड हो गया तो ऑरेंज में चला जाएगा। फॉरवर्ड होगी रिएक्शन। हाँ, इसकी फॉरवर्ड हो जाएगी। तो इसमें तेरे से फॉरवर्ड नहीं पूछेगा, वो पूछेगा एसिटिक एसिड में। वो क्वेश्चन पूछेगा एसिटिक एसिड में कैसा कलर होगा, ऑरेंज या येलो। बैकवर्ड फॉरवर्ड करनी है। इस है तो वही, पर पूछेगा नहीं बैकवर्ड फॉरवर्ड। नहीं ऐसा नहीं होगा कि बिलो होगा 4 कर दे पीएच, तो जैसे एसिड बनेगा हाँ तो उसको बैकवर्ड करके निकलेगा। हाँ वही है, एक्चुअल में वही है, पर ऐसे पूछेगा नहीं तेरे से। कोई बताएगा एसिटिक एसिड में कौन सा कलर होगा, येलो या ऑरेंज है? योगिता येलो। कैसे पता? ऐसे 4 से कम पीएच येलो। मतलब दिल से बता रही है या कोई दिमाग से बता रही है? कोई बात नहीं, कभी कभी दिल का भी इस्तेमाल करना चाहिए। स्ट्रॉन्ग बिना एसिड है, पीएच 4 से कम हो। एसिटिक एसिड की पीएच 4 से ज्यादा होती है। एसिटिक एसिड की पीएच 4 से ज्यादा होती है। तो अब ज्यादा है तो येलो होगा। मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो ही ऑरेंज होगा। क्लियर? क्लियर है? अरे भैया ठीक है क्या है? हाँ सर। लो एक और क्वेश्चन। ये हमारा कैल्शियम ऑक्साइड है, पानी में घोल दिया, पानी में घुल गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया। बताते अब हाई टेम्परेचर पर ज्यादा सॉल्युबल होगा या कम है? ये रिएक्शन हो गई और इसको कहते हैं क्विक लाइन। क्या कहते हैं? और इसको कहते हैं स्लैक्ड लाइन। हाई टेम्परेचर पे कौन ज्यादा बनेगा, स्लैग्ड या क्विक? हाई टेम्परेचर पे सबसे पहले तो ये पता करना पड़ेगा कि डायरेक्ट हम बोल ही नहीं सकते। टेम्परेचर खुद कभी कुछ बताता ही नहीं है। टेम्परेचर तो पहले ही हमें ये पता होना चाहिए कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है या एंडोथर्मिक रिएक्शन। बताते हैं किसी भी सब्सटेंस को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है, एक्सेप्ट दिस। तो ये रिएक्शन कैसी है, एक्सोथर्मिक। कैसी है? अगर टेम्परेचर हाई कर देंगे तो बैकवर्ड रिएक्शन जाएगी और लो करेंगे तो फॉरवर्ड जाएगी। तो हाई टेम्परेचर पर सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, कम। क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लिख लो भैया। एक्सोथर्मिक के इधर से तो बता सकते हैं, जैसे 3 क्या हुआ है? मैं कह रहा हूँ जैसे इसमें एक्सोथर्मिक बताया लगा है ना, जैसे ये 3 तो नहीं है तो एंडो, तो उसके वैसे नहीं पता लग सकते जैसे सारी सॉल्युबिलिटी एंडो होती, सारी सॉल्युबिलिटी एंडो होती है। अब ये हेडर में लिखो ये इंफॉर्मेशन, सारी सॉल्युबिलिटी एंडोथर्मिक होती, सिर्फ कैल्शियम ऑक्साइड की सॉल्युबिलिटी एक्सोथर्मिक। अर्षित
इसका मतलब ये फेल हो गया ये ऐप तो। ठीक है, क्लियर? तुमको आकाश वालों ने एक शॉर्ट शीट दी होगी, पीडीएफ नहीं दी है? कोई मेरे पैकेज ख्याल में ऑनलाइन था ना। हाँ तो और तभी तो दियो। नहीं नहीं, कुछ सॉल्व वॉल्व तो नहीं दी। है कोई 50-100 क्वेश्चन की शीट? नहीं नहीं, वो क्वेश्चन बैंक। हाँ, नहीं नहीं कोई शॉर्ट वर्ड नहीं दिया? तूने देखा ही नहीं हो? नहीं नहीं, वास्तव में नहीं दिया। पीछे आंसर है इसके। नहीं, इसमें तो आंसर उनके पास वो देते हैं 101 क्वेश्चन की शॉर्ट शीट। हम देंगे तुझे, आकाश वालों ने नहीं दिया तो कोई बात नहीं। हम के अंदर जैसे ही है ना, हम तुझे आकाश की सीट देंगे। ये इक्विलिब्रियम के पीछे क्वेश्चन। अरे जुड़ गई योगिता। जैसे ये देखो, इसके बैक एक्सरसाइज है ना। अरे हम सब